योग तो कहते हैं कि उम्मीद पर पूरी की पूरी दुनिया ही कायम है। एक कहावत और है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसको भूला नहीं कहते। और एक कहावत और है कि देर आए दुरुस्त आए। जी हाँ, 2017 में जब से एक देश एक टैक्स एनडीए सरकार द्वारा लाया गया, तभी से इसकी बड़ी जबरदस्त चर्चा भी रही, विवाद भी रहे, आरोप प्रत्यारोप भी रहे, राजनीति का मुद्दा भी बना। देश, इतना बड़ा देश 1947 के बाद से अपनी आज़ादी को संभाल कर उत्तरोत्तर प्रगति की कोशिश में लगा देश, और उसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ। जी हाँ, कोई भी उत्पाद बन रहा है, सामान बन रहा है, बिक रहा है, बाहर से आ रहा है, तो उस पर टैक्स लगेगा। सरकार इसी से कमाती है। एक वो है इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, जो आपने आय कमाई और उस पर लग गया, वो देश के लगभग 4.5-5% लोग ही भरते हैं। उसके नीचे के लोग उस दायरे में नहीं आते। लेकिन आप बिस्किट खरीद रहे हैं, चिप्स का पैकेट भी खरीद रहे हैं, पानी की बोतल खरीद रहे हैं, जूता खरीद रहे हैं, कपड़ा खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, उस पर जो टैक्स लगता है वो भी सरकार की आय का एक बड़ा जरिया है, सोर्स है, स्रोत है। लेकिन जब हमने देखा कि एक्साइज ड्यूटी अलग लग रही है, सेल्स टैक्स अलग लग रहा है, राज्यों के विभिन्न कर अलग अलग लग रहे हैं, वैट अलग लग रहा है, तो ये माना गया कि ये बड़ा पेचीदा मसला हो गया है। और इसके बीच में नुकसान जो हो रहा है वो उपभोक्ता का भी हो रहा है, और व्यापारी वर्ग तो इस दुष्चक्र में फंस ही गया कि कितने टैक्स भरे, कितनों का हिसाब रखे और किस किस को हिसाब दे। और हर विभाग से कोई चला आता है हिसाब मांगने, और उसकी आड़ में जो वो करता है वो किसी से छुपा नहीं है। विचार बड़ा अच्छा था, एक देश है तो एक ही टैक्स लगना चाहिए। लेकिन जब लग गया तो इस तरह की विसंगतियाँ, इस तरह की पेचीदगियाँ सामने आई कि ऐसा लगा कि बनाने वाले बाबू साहब, यानी हाँ, कोई ब्यूरोक्रेट होंगे, कोई नौकरशाह होंगे, खूब पढ़े लिखे होंगे, शायद टैक्स को सुलझाने के चक्कर में खुद इतना उलझ गए कि वो भूल गए कि रोटी और पराठे में ज़्यादा अंतर होता नहीं है बाबू साहब। थोड़ा कैलोरी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ज़्यादा कैलोरी की वजह से ज़्यादा टैक्स लगा देना कहाँ तक उचित है। उसी रेस्टोरेंट के, उसी होटल में, उसी आटे से बनने वाली रोटी पर कम टैक्स है और पराठे पर ज़्यादा। पॉपकॉर्न की भी ऐसी ही कुछ हालत रही। इन विसंगतियों को देखते हुए लगातार विपक्ष तो हमलावर रहा ही है, सरकार को भी लगा कि कुछ करना चाहिए। और इसी बीच एक और बड़ी मुसीबत सिर पर आ खड़ी हुई, ट्रंप टैरिफ की। जी हाँ, 50% का जो अतिरिक्त रेसिप्रोकल टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, जो एक बड़े उद्योगपति भी हैं, उन्होंने लगा दिया। अब उनका गुस्सा भारत पाक में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान समझौता कराने का क्रेडिट नहीं मिलने को लेकर था, या फिर रूस से खरीदे जाने वाले तेल को लेकर था, या फिर अपनी भीतरी समस्याओं को न सुलझा पाने की बौखलाहट थी, ये तो नहीं पता। पर उन्होंने जो धमकी दी थी उसको सच कर दिखाया। और उस टैरिफ के लगने के बाद से भारत में छोटे मझोले उद्योगों से लेकर बड़े व्यापारी तक बड़े ही परेशान थे। खास तौर पर आभूषण वाले, ज्वेलरी वाले, और जो दूसरे समुद्री उत्पाद यहाँ से जाते हैं अमेरिका में, उनको सबको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ये लग ही रहा था। और उसकी शुरुआत भी हो चुकी थी। और लाल किले की प्राचीर से दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद सबकी उत्सुकता बढ़ी रही थी। और उसी बीच जीएसटी काउंसिल की बैठक की तारीख भी आ गई। बुधवार 3 सितंबर को जब बैठक चल रही थी तो शाम से ही थोड़े थोड़े इशारे मिलने लगे थे कि बड़ा फैसला हो चुका है। इस पूरे जो पूरी कवायद है उसमें सबसे पेचीदा मामला था सारे राज्यों की सहमति लेना। क्योंकि आप इस मसले को समझ लीजिए, ये जो उत्पादों पर और अन्य चीज़ों पर आप जीएसटी दे रहे हैं, भोजन पर, खाने कपड़े पर, कारों पर, पानी की बोतलों पर, उसमें राज्य की और केंद्र की दोनों की हिस्सेदारी है। और राज्य ये चाहते हैं कि उनका कोई नुकसान न हो। ऐसा न हो कि केंद्र ही सारा पैसा कमा ले जाए, या केंद्र अपनी सरकार को ज़्यादा क्रेडिट दिलाने के चक्कर में राज्यों का नुकसान न कर दे। और वहीं पर यह मसला अटका हुआ था। जब ये लागू किया गया तब भी बड़ी समस्या थी कि राज्यों की सहमति आवश्यक है, और फिर अगर इसको बदला जा रहा है तो उसमें भी राज्यों की सहमति एक महत्वपूर्ण बिंदु था। लेकिन बुधवार 3 सितंबर की रात को 10 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम ने पत्रकार वार्ता की, तो उसमें उन्होंने जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। और ये बहुप्रतीक्षित पत्रकार वार्ता रात को 10 बजे भी इसीलिए हुई क्योंकि अब लंबा इंतजार नहीं हो सकता था। हालांकि फैसले 22 सितंबर से लागू होंगे, लेकिन इसमें जो कुछ भी बताया गया उस पर अब चर्चाओं का दौर जारी है। जीएसटी से जुड़े जो फैसले हमारे आपकी जेब पर सीधा असर डालेंगे, उन फैसलों की घोषणा इस पत्रकार वार्ता में की गई। ये 22 सितंबर यानी नवरात्र की शुरुआत के साथ रोजमर्रा की जरूरत से जुड़ी कई चीजों के दाम
घटाने वाली पूरी कवायद है। तो नवरात्रि में देवी माँ की स्थापना के साथ, घट स्थापना के साथ ही हमें क्या फायदा होगा, ये सोचने समझाने की जरूरत है, बात को समझने की जरूरत है। ये तो खबर हुई कि ऐसा हो गया है, पर ये जो पूरी घटनाक्रम हुई है, पूरा घटनाक्रम हुआ है 3 सितंबर का, उसकी तह में जाते हैं, उसके अंदर की कहानी को समझते हैं, तो उसके लिए पहले हमको 2017 में चलना होगा, जब सरकार जीएसटी का ये कानून लेकर आई थी। आधी रात को संसद का सत्र आयोजित किया गया और इस कानून को लागू किया गया। जी हाँ, तो जैसे रात को 10 बजे पत्रकार वार्ता हुई है, तब भी आधी रात को ही 2017 में इस एक देश एक टैक्स वाले कानून को बड़ी घोषणाओं के साथ मध्य रात्रि में लागू किया गया। कहा गया कि अब एक देश एक टैक्स होगा, लेकिन जब ये लागू हुआ तो विपक्ष ने कहा कि एक देश एक टैक्स नहीं है, बल्कि 4-5 तरह के टैक्स को लेकर एक कानून है। कानून तो लागू हो गया, लेकिन इसमें कई तरह की विसंगतियां, खामियां, गड़बड़ियां भी सामने आई। उदाहरण के लिए, अगर आप रेस्टोरेंट में रोटी खाते हैं तो आपको 5% जीएसटी जुड़ता था, वहीं पराठा ऑर्डर करने पर 18%। गजब था भाई, लेकिन हुआ। और 2017 से लेकर अभी 2025 तक, मतलब लगभग 7-8 सालों तक हम ये सब भुगतते रहे, करते रहे और इस तरह से पैसे भरते रहे। मरते क्या न करते, हम भारत देश के नागरिक हैं। अब इस विसंगति को दूर कर दिया गया है। अब आप रेस्टोरेंट में रोटी खाएं या पराठा, दोनों पर ही कोई अतिरिक्त कर देना ही नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात हुई। इसको जीरो टैक्स किया है। बुधवार को 3 सितंबर को इन्हीं बदलावों के बाद इस तरह की दूसरी विसंगतियों को भी दूर करने की कोशिश की गई है। जीएसटी की अब केवल 2 ही दरें प्रभावित रहेंगी, 5% और 18% का टैक्स स्लैब रहेगा। 12% और 28% के टैक्स स्लैब को हटा दिया गया है। मतलब जो अलग अलग टैक्स स्लैब्स थे, जिसकी वजह से बड़ी गणना की दिक्कतें होती थी, कैलकुलेशन की दिक्कतें होती थी, और जीएसटी के सारे क्रेडिट को रखना और उसके हिसाब को बनाए रखना भी बड़ी चुनौतीपूर्ण होता था। बहुत सारे अलग अलग उत्पादों पर बड़े घालमेल वाले तरीके से टैक्स लगाए गए थे। तो अभी आप अलग अलग चीज़ों के हिसाब से 5, 12, 18 और 28% जीएसटी देते हैं, तो इसकी जगह अब 2 ही स्लैब रह जाएगी, 5% और 18%। इसके साथ ही लग्जरी आइटम्स और नुकसान पहुंचाने वाली वस्तु, ये भी बड़ा दिलचस्प है कि सरकार ने नुकसान पहुंचाने वाला किस किस को माना है, पान मसाले को, बीड़ी सिगरेट को, लेकिन उसी के साथ साथ जो महंगे आइटम है, जिनको लग्जरी, अति भोग विलास की वस्तु माना गया है, उन पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। कई मामलों में इसकी वजह से कुल टैक्स असल में 50% से भी ज़्यादा हो जाता था, तो उनको अब केवल 40% वाले ब्रैकेट में, 40% के स्लैब में रख दिया गया है, क्योंकि उन पर 40% का जो जीएसटी लगता था, उसके अलावा भी कुछ अतिरिक्त सेस लगते थे। जैसे 1200 सीसी से ज़्यादा की पेट्रोल या 1500 सीसी से ज़्यादा की डीजल कारों पर 28% जीएसटी के साथ 17 से 22% तक सेस लगता था, और इस वजह से कुल मिलाकर करीब 45 से 50% तक का टैक्स उस लग्जरी गाड़ी पर लग जाता था। अब नए जीएसटी प्रावधानों की बात करें तो 22 सितंबर से अब आपको अलग अलग वस्तुओं पर सिर्फ 3 श्रेणी के कर ही लगेंगे, मोटे तौर पर 2, और तीसरा जो है 40% वाला, वो जो लग्जरी टैक्स था, उसका 40% का स्लैब बना दिया गया है। तब 5%, 18% और 40% के 3 स्लैब रह गए हैं। थोड़ी देर पहले हम जिन लग्जरी कारों की बात कर रहे थे, उन कारों पर अब 40% ही टैक्स लगेगा, यानी 28% जीएसटी की जगह आपको 40% जीएसटी देना होगा। लेकिन कारें इसके बाद भी सस्ती हो सकती हैं। अब ये हो सकती हैं, बड़ी बात है। राहत तो मिल गई उत्पादकों को, मैन्युफैक्चरर्स को, प्रोड्यूसर्स को, व्यापारियों को, लेकिन वो लाभ जनता तक पहुंचे ही अति आवश्यक है। ऐसा नहीं करेंगे, वो लाभ अपनी जेब में रखने की कोशिश करेंगे, तब फिर हमारा नुकसान है, और दिवाली धमाका फिर दिवाली धमाका नहीं रह जाएगा, जैसा कि सरकार और उनके नुमाइंदे कह रहे हैं। क्योंकि जो 28 की जगह 40% अगर किया भी गया है, तो भी कुल मिलाकर कारें इसलिए सस्ती हो सकती है कि इसके ऊपर, इसके अतिरिक्त ओवर एंड अबव लगने वाला जो टैक्स है, उसको हटा दिया गया, और इसीलिए 40% के दायरे में आने के बाद भी लग्जरी कारें थोड़ी सस्ती होने की उम्मीद है। जैसा मैं शुरू में कह रहा था, उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो जैसे हमने रोटी और पराठे के बीच में विसंगति को देखा और समझा, वैसे ही कुछ और विसंगतियों भी जान लेते हैं। अब अगर आप पॉपकॉर्न खाने के शौकीन हैं, तो अलग अलग स्थिति में आपको इस पर 3 तरह का टैक्स देना होगा। किस तरह पॉपकॉर्न आप खा रहे हैं, किस तरह का पॉपकॉर्न खा रहे हैं, किस पैकिंग में खरीद रहे हैं, इसके हिसाब से टैक्स बिल्कुल अलग तय कर दिया गया था पहले।
अब पैकिंग से जुड़ी विसंगतियों को भी दूर कर दिया गया है। फ्लेवर के हिसाब से टैक्स अभी भी अलग अलग ही होगा। इसे ऐसे समझिए कि नमक वाले पॉपकॉर्न पर पहले आपसे 2 तरह का टैक्स लिया जाता था। अगर इसे खुला बेचा जा रहा है तो 5% जीएसटी लगती थी। वहीं अगर इसी पॉपकॉर्न को पैक करके या लेबल लगाकर बेचा जा रहा है तो इस पर 12% टैक्स लगा होता था। मतलब खुले में बेचा जाए तो सस्ता, पैक करके बेचा जाए तो महंगा। नई व्यवस्था में दोनों स्थिति में टैक्स को 5% कर दिया गया है। लेकिन आप अगर कैरेमल पॉपकॉर्न खाते हैं तो उस पर 18% टैक्स अभी भी देना होगा। मतलब पॉपकॉर्न के फ्लेवर के आधार पर उसमें भेदभाव अभी भी जारी रहेगा। भाई पॉपकॉर्न को तो बख्श दो। वैसे ही जब हम फिल्म देखने जाते हैं तो 20 रुपये का पॉपकॉर्न 250 रुपये में मिलता है। फिल्म की टिकट से ज़्यादा पैसे तो पॉपकॉर्न, कचौरी, समोसे और ठंडे पर खर्च हो जाते हैं। फिल्म का पैसा उससे कम लगता है, जबकि वो भी महंगा है। 1.60 की टिकट आती थी हमारे ज़माने में, हम उसको बोलते थे 1.60। बालकनी में बैठना हो तो 3.5 रुपये की टिकट लगती थी। वहाँ से अगर हम 250, 300, 500, 700 रुपये की टिकट तक पहुँच गए और पॉपकॉर्न ही 250, 300 रुपये का मिलता है, वो भी इतना सा, और उसके बाद भी टैक्स देने के लिए देखना पड़ेगा नमकीन खा रहे हो या कैरेमल वाला खा रहे हो, तो ये विसंगति तो अभी है भाई। इसीलिए मैंने कहा कि कुछ दिक्कतें हैं जो दूर हो गई, कुछ दिक्कतें हैं जो अभी भी दूर होनी है, और इसीलिए उम्मीद पर दुनिया कायम है। फिर भी सुबह का बुला शाम को घर आए तो उसको भूला नहीं कहते। कुछ तो देर लगी पर कुछ चीज़ें ठीक हुई, कुछ चीज़ें अब ठीक होनी है। जैसा मैं कह रहा था कि पराठे पर विवाद था, वो सुलझ गया। इससे पहले फ्रोज़न पराठों को लेकर भी जीएसटी वर्गीकरण को लेकर विवाद छिड़ा था। सादी रोटी पर जहां 5% जीएसटी लगता था, वहीं पराठों को 18% के स्लैब में रखा गया था। अब ये मामला भी सुलझ गया है। अब सभी भारतीय रोटियां, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए, उसको छूट दे दी गई है। इंडियन ब्रेड्स वो कह रहे थे अंग्रेजी में उसको, मतलब भारत की रोटियां, मतलब रोटी तो भारत में ही बनती है, ब्रेड तो विदेशी है। ब्रेड का तो जब हम बोलते ही ब्रेड है तो ऐसा लगता है कोई विदेशी खान पान की वस्तु की बात हो रही, चाहे हमारे टेबल पर हमारे नाश्ते में भी आ चुका हो ब्रेड, मक्खन। लेकिन भारत के जो रोटी, पराठे, नान और इसी तरह की दूसरी वस्तुएं हैं रोटी के साथ साथ जो हम खाते हैं, तो उन सब पर भी जो टैक्स है उसको अब 0 कर दिया गया है। मतलब रोटी, कपड़ा और मकान वाली जो बात थी, उसमें रोटी और कपड़ा तो सस्ता हो गया, मकान के सस्ते होने की गुंजाइश फिलहाल नहीं दिखती। लेकिन जो अभी नई घोषणा हुई इसमें रोटी और कपड़ा थोड़ा सस्ता होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी हुआ नहीं, 22 तारीख तक थोड़ा इंतजार करेंगे। इसी तरह पनीर पर भी जीएसटी दरों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जुलाई 2022 में हुई 47वीं जीएसटी परिषद की बैठक में स्पष्ट किया गया था कि खुला, यानी कि बिना ब्रांड वाला, बिना लेबल वाला पनीर जीएसटी से मुक्त रहेगा, जबकि पहले से पैक और लेबल वाला पनीर 5% जीएसटी स्लैब में लाया गया है। अब आप कैसा भी पनीर खरीदते हैं तो वो जीएसटी से मुक्त रहेगा। मतलब पनीर को लेकर भी जो विसंगति थी वो दूर कर दी कि भाई खुला पनीर जो डेयरी वगैरह पे बिकता है और हम सीधे थैली में पैक करा के ले आते हैं, तो पहले उस पर नहीं था, लेकिन लेबल लगाए तो 5%। अब पनीर पर टैक्स ही 0 कर दिया गया। मतलब खूब पनीर खाइए। अब तो दाल रोटी से आगे का मामला हो गया। पनीर तो थोड़ा लग्जरी आइटम भी हो जाता है वैसे कभी कभी किसी के लिए, लेकिन पनीर को भी अब टैक्स से फ्री, जीएसटी से फ्री कर दिया गया है। इसी तरह खेल जो हैं, अलग अलग तरह के खेल जो हम खेलते हैं, देखने जाते हैं, उसको भी टैक्स में उनके ऊपर जो लगा हुआ टैक्स था, जीएसटी था, उसको लेकर भी बहुत सारी विसंगतियाँ थीं। सट्टेबाजी, कैसीनो, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी जैसे खेलों पर 40% की जीएसटी दर अब लागू होगी। आईपीएल जैसे खेल आयोजनों में प्रवेश पर 40% जीएसटी लगेगा। हालांकि 40% की यह दर मान्यता प्राप्त खेल आयोजनों में प्रवेश पर लागू नहीं होगी। जिन खेल आयोजनों में एंट्री टिकट की कीमत 500 रुपये से अधिक नहीं है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब 500 रुपये से कम का टिकट है किसी खेल आयोजन को देखने जाने का आपको, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन यदि टिकट की कीमत 500 रुपये से अधिक है तो इस पर 18% की मानक दर से कर लगाया जाता रहेगा। ऐसी एक बड़ी दिलचस्प विसंगति थी चश्मे और गॉगल्स पर। मतलब जो नज़र का चश्मा है, नंबर का चश्मा है, प्लस या माइनस का चश्मा है, उस पर अलग टैक्स और गॉगल्स पर अलग टैक्स। दृष्टि सुधार, मतलब जो हमारी दृष्टि में अगर कोई दोष है दिखाई देने का, वैसे तो क्या है, चश्मा लगा के भी कई लोगों की दृष्टि में जो दोष है वो सुधरता नहीं है, पर फिर भी चिकित्सकीय दृष्टि से देखें तो साफ तो दिखाई देने लगता है। तो दृष्टि सुधार के लिए चश्मे और गॉगल्स पर अब 5% ही जीएसटी लगेगा, जो पहले 12 और 18% था। इसके अलावा बिना दृष्टि सुधार तो चश्मे और अन्य चश्मों पर 18% की जीएसटी दर लागू रहेगी। मतलब जो धूप के और बड़े बड़े ब्रांड्स के, मॉडल्स के, डीजल के, रेबन के, इसके उसके जो चश्मे आप पहनते हैं शोशाबाजी के लिए, नहीं मतलब धूप से भी बचाते हैं, पर शोशाबाजी के लिए जब आप पहनते हैं तो 18% पे बने रहेंगे। पर भाई आँख में दिक्कत है और साफ दिखने के लिए हम चश्मा लगा रहे हैं ताकि पढ़ सके, अपना काम काज चला सके, तो उस पर थोड़ी जो है
कृपा बरसाई गई है और उसको थोड़ा सस्ता किया गया है। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि कई विसंगतियां जो आ गई थी एक देश एक टैक्स करने के नाम पर, उनको दूर किया गया है। दो बड़े सवाल है, इन विसंगतियों ने जो कुछ भी दरार पैदा की थी, जो दीवार पैदा की थी, और कुछ मामलों में उपभोक्ताओं से ज़्यादा पैसा लिया गया था, उसका जिम्मेदार कौन है? दूसरी बड़ी दिक्कत यह है कि अगर ये सारा जो लाभ घोषणाओं में आया है और 22 सितंबर से लागू होगा, वो सीधे उपभोक्ता तक नहीं पहुंचा और व्यापारियों ने इसका कुछ हिस्सा अपनी जेब में दबा लिया, तो सरकार क्या करेगी? और तीसरा ये कि क्या सचमुच इन राहतों से ट्रंप बाबू ने जो टैरिफ लगाया है उससे हमारी देश की अर्थव्यवस्था को उबरने में कुछ मदद मिलेगी? ये तीनों ही सवाल आने वाले वक्त में हमें इनका जवाब मिलेगा। लेकिन हाँ, इन सारी टीका टिप्पणियों, तंज और व्यंग के बावजूद ये ज़रूर कहूँगा कि भारत अपने आप में एक मजबूत देश है, बड़ी बड़ी चुनौतियों से निपटता आया है। राजनेताओं के निर्णय, उनके उद्देश्य और उनकी नीतियाँ अपनी जगह है, लेकिन भारत में अपना जो एक कल्चर है, अपनी जो संस्कृति है, भारत के लोगों की जो मानसिकता है, वो हमको अभी तक बचाती आई है। चाहे 2008 की लीमन ब्रदर्स की मंदी हो, उसके पहले 60-70 के दशक में आई मंदी हो, या हालिया जिस तरीके से दुनिया का आर्थिक परिदृश्य दिखाई देता है, उससे निपटने की चुनौती हो, उसमें कुछ भी बचाता है तो वो है हमारी भारतीयता। और इन तमाम विसंगतियों के बावजूद वो भारतीयता बची रहेगी, तो हम इसी तरह से तमाम चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ते रहेंगे। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए अमर उजाला.com।